बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में भूगोल से खंड ख आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हर साल पूछते रहते हैं। आखिर वह प्रश्न क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वह प्रश्न क्या है और कौन कौन वह प्रश्न है जो इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो गारंटी है कि वही परीक्षा में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है और किस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे कि हमको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो गए। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 में 2 पूरा हमको प्राप्त हो सके। किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है, कैसे पूरा अंक मिल जाएगा, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है कि आपदा किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि आपदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से कोई गड़बड़ी उत्पन्न होती है तब उससे उत्पन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से व्यवधान मतलब समस्या बाधा उत्पन्न होते हैं तब उस व्यवधान से उत्पन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में जब भी कोई गड़बड़ी होती है तथा उस गड़बड़ी से जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को हम आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी और भूकंप आदि। इस तरह के और भी है जो आपदा है। मुख्य रूप से कुछ है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी और भूकंप आदि, ये सब क्या है, एक प्रकार के आपदा है। इस पॉइंट को आप स्टार में बना लीजिएगा। क्या पॉइंट है कि बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। कुछ ऐसे आपदा होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कुछ ऐसे आपदा होते हैं जो मानव जनित आपदा होते हैं, मतलब मानव के गलती के कारण वह उत्पन्न होते हैं। चलिए हम जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा आखिर क्या होते हैं, उसका परिभाषा क्या है। चलिए आगे पॉइंट है कि आपदा कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव जनित भी होती है। आपदा क्या होती है, तो आपदा कुछ प्राकृतिक होती है और कुछ मानव जनित आपदा होती है। 2 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, 2। आपदा कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, 1 में प्राकृतिक आपदा और 2 में मानव जनित आपदा। मानव जनित या मानव निर्मित भी कह सकते हैं। चलिए 1 में प्राकृतिक आपदा, 2 में मानव जनित। 3 नंबर प्रश्न की प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। उत्तर है कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक व्यवस्था में हुई गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक व्यवस्था में हुई गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब प्राकृतिक आपदा होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि बताइए भूकंप कौन सी आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित। आप बता देंगे कौन सी आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ देगा सुनामी कौन सी आपदा, तो आप जितना है सुखाड़, बाढ़, ये सब क्या है, यह सब प्राकृतिक आपदा है। क्या बताएंगे कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक व्यवस्था में हुई गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है वैसे आपदा को हम क्या कहते हैं, तो वैसे आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसके बाद में है कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। इसके सुनामी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। 4 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर प्रश्न है मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, मतलब मानव जनित आपदा हम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि वैसी आपदा जो मानव के करतूतों मतलब गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब यह वैसी आपदा है जिस आपदा को उत्पन्न करने में जिम्मेवार मानव होते हैं। यदि मानव कुछ करतूत, कुछ गलती नहीं करे तो यह आपदा उत्पन्न नहीं होगी। चलिए जानते हैं कि कौन सी आपदा है, मानव जनित आपदा। वैसी आपदा जो मानव के करतूतों मतलब गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं।
क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा। ये आपदा क्या होते हैं, तो वैसी आपदा जो मानव के गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं उसे हम मानव जनित या मानव निर्मित आपदा कहते हैं। मतलब इस आपदा के जिम्मेदार कौन होता है, तो वह मानव होता है, क्योंकि मानव ही ऐसा ऐसा गलती करतूत करता है जिसके कारण ऐसी आपदा उत्पन्न होती है। जैसे में आग, आतंकवाद, बमबारी, रेल एवं सड़क दुर्घटना, ये क्या है, तो ये है मानव जनित आपदा। कौन सी आपदा है, मानव जनित आपदा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पूछेगा मानव जनित आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बता देंगे कि मानव जनित आपदा के लिए मानव जिम्मेदार है, क्योंकि आग, आतंकवाद, बमबारी, रेल, सड़क दुर्घटना, ये सब क्या होते हैं, यह सब मानव जनित आपदा होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि रेल दुर्घटना कौन सी आपदा है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है कि रेल दुर्घटना मानव जनित। पांच नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। 5 नंबर भी प्रश्न जो 1 साल 2 साल पर पूछते रहता है प्रश्न, क्या पूछता है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रश्न का हम उत्तर जानेंगे बिल्कुल आसान सा तरीका में और अपनी भाषा में। परीक्षा में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव कृपया अपने ही शब्दों में उत्तर दे। खूब ही अच्छा से समझना है और इसको लिखना है, एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को देखते हैं अच्छे से। तो चलिए क्या लिखेंगे उत्तर, कि आपदाओं से होने वाली भारी नुकसान से बचने के लिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जानकारी यदि पहले ही हो जाती है तो उस क्षति को कम से कम करके बचा जा सकता है। इसलिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या समझे, कि आपदाओं से होने वाले भारी नुकसान से बचने के लिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आपदाओं से होने वाली भारी नुकसान से बचने के लिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि कोई भी अगर आपदा आ रही है तो उस आपदा के बारे में अगर किसी को पहले ही बता दिया जाए तो वो आदमी सतर्क रहेगा, मतलब सावधान रहेगा। जैसे किसी को बता दिया जाए कि अभी 1 घंटे के बाद भूकंप आने वाला है तो वह आदमी सतर्क रहेगा। बता दिया कि 1 घंटे के बाद में चक्रवात या बवंडर या सुनामी या तरह तरह के प्राकृतिक या मानव जनित आपदा की संभावना है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वह सतर्क रहेगा। इसलिए हमको आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या लिखेंगे, आपदाओं से होने वाली भारी नुकसान से बचने के लिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जानकारी यदि पहले ही हो जाती है तो उस क्षति को कम करके बचा जा सकता है। साथ कह सकते हैं कि इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। 6 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आती है उसको स्पष्ट करना है। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है कि जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब नदियों का जल बढ़ जाता है, जिसके कारण चारों ओर पानी फैल जाती है, तब उससे उत्पन्न स्थिति क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या होता है कि जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, तब उससे उत्पन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं कि जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण चारों ओर पानी फैल जाती है, तब उससे उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं, तो उससे उत्पन्न स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब क्या होता है, चारों तरफ हमारे आसपास के वातावरण में, खेतों खलिहानों में चारों तरफ क्या होता है, बाढ़ का पानी फैल जाता है, जो उससे उत्पन्न स्थिति होती है हम क्या कहते हैं, बाढ़ कह सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। अभी कुछ देर पहले आप 6 नंबर प्रश्न में जाने कि बाढ़ कैसे आती है, उसके बाद में 7 नंबर पढ़ा कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। मतलब बाढ़ को कैसे हम, यदि बाढ़ आवे तो उसको कैसे हम थोड़ा देर के लिए रोक सकते हो। इसे भी बाढ़ रुकने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उससे उत्पन्न स्थिति को कैसे हम संभाल सकते हैं, इसके बारे में चलिए। उत्तर है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। क्या है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक में नदी तटबंधों की मरम्मत करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे नदी के तटबंध होते हैं जो पिछले साल
बारिश के कारण टूट जाते हैं, पानी अधिक होने के कारण टूट जाते हैं, यदि वहाँ पर कोई कमजोरी है तो उसको पहले हमको तट के, मतलब जिसको हम आट कहते हैं, नदी का आट, तटबंध, उसको पहले क्या करते हैं, मरम्मत कर देना चाहिए। जो टूटा उटा है उसको मरम्मत करना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है कि नदी में जमा अवसादों की सफाई करनी चाहिए। नदी में जो अवसाद जमा है उसको सफाई कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी भी नदियाँ होती है जिसमें जेठ आषाढ़ के महीना के समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें से मछली मारते हैं और उसमें बांध बांध देते हैं, छोटे छोटे नदी में बांध बांध देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग मछली मार लेते हैं और उस बांध को उसी तरह छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ एक प्रकार का अवसाद होता है जो जमा रहता है। जब बारिश के समय आती है तो क्या होता है कि वहाँ पानी को रोकता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, तो वैसे वैसे नदी में जल्द ही अधिक पानी भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 में है नदी में जमा अवसादों की सफाई करनी चाहिए। 3 नंबर है कि नदी तटबंधों के ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए। कुछ ऐसी नदी का तटबंध होते हैं जो कमजोर मिट्टी से बना होता है, अर्थात बलुई मिट्टी से बने होते हैं, जो आराम से थोड़ा सा बारिश का पानी जोड़ मारता है तो क्या होता है, वहाँ बांध टूट जाता है, जिसके कारण क्या होना चाहिए, उसके तटबंधों के ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए। जो वृक्ष रोप देते हैं तो क्या होगा, तटबंध जो होगा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष का छोर उस माटी को बांध लेगा, मतलब टूटने नहीं देगा। 4 नंबर पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्या है कि जिस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उस नदी को दूसरे नदी से जोड़ देना चाहिए। क्या समझे कि यदि जिस नदी में, 4 नंबर पॉइंट है कि जिस नदी में प्रतिवर्ष हर साल बाढ़ आती है उस नदी को दूसरे नदी से या नहर से जोड़ देना चाहिए, ताकि इस नदी का पानी उस नदी या नहर में चल जाए, जिसमें इसमें का पानी थोड़ा सा कम हो जाए और बाढ़ की स्थिति से हम थोड़ा देर के लिए क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, क्या है कि जिस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उस नदी को दूसरे नदी से जोड़ देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि बाढ़ से हम लोग बच सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। ये प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। ठीक है, क्या है 1 नंबर में, बाढ़ आने से पहले प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि आपको कुछ दिन पहले मालूम कर दिया जाए कि बाढ़ इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्थिति को थोड़ा देर के लिए सुधार सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है 1 नंबर, बाढ़ आने से पहले प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब उस समय आपको सोचना चाहिए कि यदि बाढ़ हमारे क्षेत्र में आ रही है तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है, घर या मकानों का निर्माण नदी तट से दूर करना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि आपका घर नदी या तालाब के किनारे है या कोई नहर के या कोई जलाशय के किनारे है तो समझिए कि वहां पर अगर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने घर का जो निर्माण करते हैं उसको दूर करना चाहिए। यह दोनों घर या मकानों का निर्माण नदी तट से दूर करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। 3 नंबर पॉइंट है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तैरने की प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या समझे? 3 नंबर पॉइंट है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तैरने की प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब पौड़ने के लिए उसको पहले से ही बता देना चाहिए ताकि अगर उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाए, उस गांव में बाढ़ भी आ जाए तो लोग तैर के वहां से सुरक्षित स्थान पर अपना जगह ले ले, सुरक्षित स्थान पर चले जाए और बाढ़ से बच सके। ठीक है, इसलिए क्या है 3 नंबर पॉइंट कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को क्या करना चाहिए, तैरने की प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब उसको सिखा देना चाहिए कि तैरते पौड़ते कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट है बाढ़ से होने वाली बीमारियों की दवा की व्यवस्था करना चाहिए। बाढ़ से क्या होती है, जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाती है। फैल जाने के बाद में कुछ ऐसे गाढ़ा होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर पहले से कुछ घास फूस रहता है और साथ साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो वहां पर मर जाते हैं जल के कारण, अधिक जल के कारण वहां पर मर जाते हैं। जिसके कारण जब बाढ़ के पानी वहां से हटता है ना
तो वहाँ पर जो कुछ पानी जो जमा होता है जिससे तरह तरह के गंध आती है, मतलब वह क्या होता है, वह प्रदूषित जल रहता है, जिसके कारण आदमी को सांस लेने में परेशानी होती है और तरह तरह के मतलब वहाँ बीमारी फैल जाती है। जो जल जनित बीमारियाँ होती है वैसी बीमारी के फैलने की संभावना रहती है। इसलिए क्या होना चाहिए कि बाढ़ से होने वाली बीमारियों की दवा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कब? बाढ़ आने से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ किससे कहते हैं, चाहे सुखाड़ क्या है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ किससे कहते हैं, या सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। चलिए, उत्तर है कि जब औसत वर्षा 25% से कम होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में जब औसत वर्षा 25% से कम होती है, क्या समझे कि जब औसत वर्षा 25% से कम होती है तब उससे उत्पन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो सुखाड़ कहते हैं। मतलब जितना उस क्षेत्र में वर्षा होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, उससे अगर बारिश कम है तो समझे उससे जो उत्पन्न स्थिति होती है वह क्या होती है, तो वह सूखे की स्थिति अर्थात सुखाड़ कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो आप तो जानते ही हैं कि सूखे की स्थिति, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सूखे की स्थिति क्या होती है, तो वह धीरे धीरे आती है। ऑप्शन में अचानक भी रहता है, तो अचानक नहीं, क्या आप बताएंगे, धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो आप बता देंगे सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे भी पूछेगा कि बताइए कि सुखाड़ कौन सी आपदा है, तो बता देंगे सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसको मानव नहीं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। मतलब आखिर सूखा पड़ जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन व्यवस्था है जो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, इसको हम समझते हैं। उत्तर है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। क्या है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है निम्नलिखित है। एक में है वर्षा की कमी, वृक्षों की कटाई। ये भी पॉइंट है कि वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। यदि उस क्षेत्र में समय समय बारिश होती रहती तो शायद सूखा की स्थिति नहीं पड़ती। इसलिए क्या है, एक नंबर पॉइंट कि वर्षा की कमी, और इसका अगला एक पॉइंट है कि वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई के कारण भी आजकल वर्षा की स्थिति कम हो गई है। तो अभी जो मौसम है सुखाड़ का मौसम, इसका कारण है यह पॉइंट। दोनों है मानसून की अनिश्चितता। मतलब अभी समझ लीजिए आषाढ़ का महीना है और यह महीना बारिश का महीना, जिस महीना में बारिश ना हो तो समझे कि इस महीना में क्या हो सकता है, सुखाड़ हो सकता है। मानसून की अनिश्चितता, दोनों पॉइंट के समय समय, मतलब इसका हुआ कि समय समय पर बारिश का न होना। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, नदी तालाबों की कमी। यदि मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में सूखा पड़ा है उस क्षेत्र में यदि नदी और तालाब में जल रहता, मतलब नदी और तालाब रहता पहले से, तो उसमें वर्षा के पिछले साल का पानी जमा रहता, जिससे सूखे की स्थिति को कुछ देर तक ले क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसलिए नदी तालाब की कमी भी सुखाड़ के जिम्मेवार कारक है। मतलब अगर सूखा पड़ रहा है तो इसमें उस क्षेत्र का, किसी विशेष क्षेत्र का नदी और तालाब का न होना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे 4 नंबर पॉइंट है बढ़ती हुई प्रदूषण, तापमान आदि। यह भी क्या है, तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। बढ़ती प्रदूषण, तापमान आदि, ये सब क्या है, सूखे के कारक है। 11वां प्रश्न है, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। मतलब सुखाड़ से बचाव के तरीके को लिखे या बताए कि सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है। चलिए, उत्तर है कि सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख निम्नलिखित है। ऑप्शन है वर्षा जल का संग्रह करना, मतलब वर्षा के जो जल है उसको कहीं ना कहीं गाढ़ा या नहर में या मतलब तालाब में या कोई ऐसा जगह जहां पर वर्षा जल का जमा कर सके, एक पॉइंट है। 2 नंबर है अधिक मात्रा में वृक्षारोपण। मतलब सुखाड़ से आपको बचना है तो अधिक मात्रा में क्या करना है, तो वृक्ष का रोपण करना है, मतलब वृक्ष को रोपना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर तालाबों की व्यवस्था। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में यदि तालाब नहीं है तो उसको तालाब बनवाने की आप लोग व्यवस्था कीजिए।
ताकि इस साल अगर वर्षा हो तो उसमें वर्षा का जल जमा हो जाए और अगले साल सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे निपटारा किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट है नदियों में बांध बांधकर सिंचाई करना। मतलब किसी क्षेत्र में यदि नदी है और वहाँ सूखा पड़ गया तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, तो वहाँ के लोग नदी में जाते हैं और बांध बांधते हैं। क्या बांधते हैं? बांध बांधते हैं, बांध बांध देते हैं। और मान लीजिए कि नदी है, इसका यहाँ पर बांध बांध करके यहाँ पर बांध बांधते हैं और इधर से पानी को होकर गुजारते हैं, ले करके अपने खेतों तक क्या ले जाते हैं, अपने खेतों तक ले जा करके क्या करते हैं, तो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, मतलब खेत में पानी पटाते हैं। आगे क्या है कि भूकंप क्या है, स्पष्ट कीजिए कि भूकंप क्या है, उसको स्पष्ट करना है। तो आप समझ लीजिए कि भूकंप क्या होता है, एक प्रकार के झटका या कंपन होता है। क्या परिभाषा है, उत्तर है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन को हम क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। दूसरा परिभाषा, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने की घटना को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी को अचानक कांपने अथवा थरथराने की घटना को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। एक और भी परिभाषा है कि पृथ्वी के अंदर जब भी कोई कंपन होता है तो वह भूकंप कहलाता है। भूकंप का जो होता है इस पर लिखा था भूकंप, क्या होता है, भू जोड़ कंप। इसका दिया गया कि भूकंप यानी धरातल या धरती, और कंप का मतलब होता है कंपन या हिलना। क्या होता है कि भू के मतलब होता है धरातल या धरती, पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कंपन या हिलना, जिसको हम दोनों को जोड़ेंगे क्या होता है, भूकंप। मतलब समझ लीजिए कि भूकंप का अर्थ होता है धरातल या भूपटल का कांपना या हिलना। पूछेगा कि आपसे भूकंप का अर्थ, तब बता देंगे धरातल मतलब पृथ्वी या भूपटल का कांपना या हिलना, यह क्या होता है, भूकंप का अर्थ होता है। ठीक है, भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या है, तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है सुनामी क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर है कि समुद्र में आने वाली लहर या भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाली लहर या भूकंप को क्या कहते हैं, तो हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सु यानी समुद्र तट या बंदरगाह, और नामी मतलब लहर या तरंग। क्या है कि सु यानी समुद्र तट या बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है लहर या तरंग। मतलब आप समझेंगे कि सुनामी का शाब्दिक अर्थ मतलब सुनामी शब्द का अर्थ है वह बंदरगाह की लहर। क्या है, बंदरगाह की लहर। इसको हम कह सकते हैं कि सुनामी का अर्थ समुद्र तट या बंदरगाह की लहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनामी को किलर वेव या हत्यारा लहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। क्या है कि सुनामी को किलर वेव, क्या कहता है, किलर वेव या हत्यारा लहर भी कहते हैं। ठीक है, पूछ देगा आपसे कि सुनामी को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे इंग्लिश में किलर वेव या हिंदी में हत्यारा लहर भी कहते हैं। क्योंकि एक बेर यह सुनामी आती है तो कितने जाने को लेकर चली जाती है। आगे सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। पूछेगा आपसे कि सुनामी कौन आपदा है, ऑप्शन देगा प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिख रहा है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रश्न है सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर है सुनामी से बचाव के 3 उपाय क्या है, निम्नलिखित है। सुनामी से बचने के लिए 3 उपाय को आपको बताना है। चलिए, 1 नंबर उपाय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट से तटबंध का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहां पर सुनामी आती है वहां पर बंध का निर्माण जो करना चाहिए कंक्रीट से करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंक्रीट से करना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मैंग्रोव झाड़ी लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो अधिक मात्रा में मैंग्रोव झाड़ी का निर्माण करना चाहिए, लगाना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मैंग्रोव झाड़ी का निर्माण करना चाहिए, मतलब वहां पर अधिक मात्रा में मैंग्रोव झाड़ी को लगा देना चाहिए ताकि सुनामी की लहर को रोक सके। ठीक है,
3 नंबर पॉइंट है सुनामी का सूचना मिलते ही सुरक्षित स्थान पर चल जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न का पॉइंट है। 3 नंबर पॉइंट का है कि सुनामी का सूचना मिलते ही आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सुरक्षित स्थान पर चल जाना चाहिए ताकि आपको सुनामी से किसी प्रकार की खतरा न हो। ठीक है, इसके बाद 15 प्रश्न है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। उत्तर है कि आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए। आप देखते होंगे कि गांव नगर शहर में जब आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, चलिए उसी के बारे में आपको बताना है, एकदम अपने एरिया के बात है। क्या है कि आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी घर में या किसी दुकान में या कहीं पर भी आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जंगल भी आग लग सकता है, चलिए उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक है आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आग पर पानी, बालू, मिट्टी, कीचड़ डालना चाहिए। यदि किसी घर या कोई भी जगह पर आग लग गया है तो जब तक ले अग्निशामक यंत्र को बुलाया जाएगा तब तक ले आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उस आग पर पानी डालना चाहिए, बालू डालना चाहिए, मिट्टी डालना चाहिए, कीचड़ डालना चाहिए इत्यादि, मतलब ऐसे पदार्थ को आप उस आग पर डालना चाहिए जो आग को रोक सके, आग को बुझा सके। ठीक है, एक और इसमें कारण है कि यदि आग लगा है तो आपको जानना है कि आग आखिर किस कारण से लगा। मतलब आग किसी इलेक्ट्रिक का तो नहीं है, मतलब बिजली का तो आग तो नहीं है। अब यदि वहाँ आग किसी के घर में लग गया है तो वहाँ बिजली का आग है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाके जहाँ से वहाँ लाइन है वहाँ से उसको ट्रांसफार्मर पर क्या करना चाहिए, हैंडल को गिरा देना चाहिए। चाहे विद्युत के मतलब जो चेंजर है उसको पहले कनेक्शन काट देना चाहिए ताकि उस पर पानी भी डाले, अगर कोई ऐसा पदार्थ डाले जिसको करंट लगे तो वैसा स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कारण जान लेना चाहिए कि आग का आखिर मूल कारण क्या है, आग कैसे लगा है, बिजली का आग तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट है आग से जले हुए लोगों को बर्फ से सहलाना चाहिए। यदि आपको पता चले कि आग में कुछ खतरा हो गया, मतलब कुछ जानमाल की क्षति हो गई, कुछ पशु चाहे कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा उसमें झुलस गए, तो उसको क्या करना चाहिए, बर्फ से सहलाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जले हुए स्थान पर अगर बर्फ से आप सहला रहे हैं तो उस व्यक्ति को थोड़ा देर के लिए क्या होता है, जलन नहीं होता है, मतलब आराम महसूस होता है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है जलने वाली वस्तु को आग से दूर हटाना चाहिए। मान लीजिए कि इस घर में आग लगा है, चाहे इस जगह पर आग लगा है, इसके आजू बाजू में अगल बगल में कोई ऐसे वस्तु है जो जलने वाली, तो उसको थोड़ा पहले हटा देना चाहिए। वो क्या करते हैं, हटा देना चाहिए यहाँ से, ताकि इसमें भी आग पकड़ के आग अपने विकराल रूप को उत्पन्न न करे। ठीक है, 5 नंबर है आग से जले हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जो लोग हैं जो आग से जल चुके हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो उनको जितना जल्दी हो सके प्राथमिक उपचार देते हुए उसको कहाँ पहुंचाना चाहिए, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए ताकि उनकी जान बच जा सके। ठीक है, आगे है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है किसी भी प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए तत्काल किए गए प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। प्रश्न क्या था कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसे कहते हैं या क्या है, या जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है किसी भी प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए, कोई भी आपदा, वो आपदा प्रकृति हो या मानव जनित हो, उस आपदा से बचने के लिए तत्काल में मतलब जल्दीबाजी में जो व्यवस्था किया जाता है, जो तैयारी किया जाता है, जो प्रबंध किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। परिभाषा है कि किसी भी प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए तत्काल किए गए प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे में आग से जले हुए लोगों को बर्फ से सहलाना, जो लोग आग में जल गया तो उसको तत्काल में हम हॉस्पिटल जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार के लिए तो क्या करेंगे, उसको बर्फ से हम सहलाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, तो क्या करेंगे, वहाँ से 4-5 किलोमीटर यदि हॉस्पिटल दूर है तो उसको हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, तो जो उसके शरीर से जो खून निकला है उसको हम पोंछने का, उसको बंद करने का उपाय करेंगे, उसको मतलब हम कुछ सहायता देंगे, तब तक वो हॉस्पिटल में आदमी
पहुंच सके और उसकी जान बच सके। बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है आपके जानकारी हो है कि बाढ़ से क्या हानि है लिखिए। क्या है कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बाढ़ से क्या हानि है, इसको लिखिए। उधर है बाढ़ से निम्नलिखित प्रकार की हानियां। बाढ़ से क्या है, तो बाढ़ से निम्नलिखित प्रकार की हानियां। ऑप्शन ए में फसल का नष्ट होना। जिस आप देखे होंगे कि जिस क्षेत्र में यदि बाढ़ आती है उस क्षेत्र में क्या होता है, फसल पूरा नष्ट हो जाता है। धान का पौधा होता है वो सब खत्म होता है। बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, सलक जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिक मात्रा में घरों का गिर जाना। वहाँ पर जो मिट्टी का बना हुआ जो टाटी मड़ई का घर होता है, चाहे जो कमजोर घर होता है, वो बाढ़ में क्या होता है, गिर जाता है, जिससे उस गरीब आदमी की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो दोनों पॉइंट है कि अधिक मात्रा में घरों का गिर जाने अभी क्या है, बाढ़ से हानि है। आगे पेयजल का दूषित हो जाना। पेयजल का दूषित हो जाना क्या है कि पहले हमारे यहाँ इनार होता था, मतलब कुआं, और बाढ़ जब आती थी तो बाढ़ के पानी कुआं में घुस जाते थे। घुस जाने के कारण जो भी पीने वाला पानी उसमें घुस जाने के कारण क्या होती है, वहाँ पेयजल क्या होता था, दूषित हो जाता था। ऐसा अब कुछ ठीक है, कल हो गया है चापाकल। चलिए तीनों पॉइंट है पेयजल का दूषित हो जाना। 4 नंबर है महामारी का फैल जाना। बाढ़ का पानी पहले वीडियो में बताया है कि यदि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वहाँ पर पानी जमा होने के कारण तरह तरह के क्या होती है, महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। इसलिए महामारी का फैल जाना भी क्या है, बाढ़ से होने वाली हानियां में है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़े एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य, मतलब किसी को हम कोई दयनीय स्थिति में प्राथमिक उपचार करते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं, तो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, जानते हैं परिभाषा। किसी दुर्घटना के घटित होने के तुरंत बाद किए जाने वाले उपाय को प्राथमिक उपचार कहते हैं। मतलब कोई यदि घटना घट जाए तो उस समय जो तत्काल में जो उपाय किए जाते हैं, मतलब कि किसी का माथे फूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, मान ली किसी को कट जाए, तो उस पर जो हम मलहम पट्टी करते हैं, जो हम पट्टी बांधते हैं, जो हम गमछा जो कपड़ा बांधते हैं, क्या होता है कि वह एक प्रकार के प्राथमिक उपचार होता है। क्या लिखेंगे कि किसी दुर्घटना के घटित होने के तुरंत बाद किए जाने वाले उपाय को प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं, जिसका उद्देश्य पीड़ित को आगे कोई अन्य क्षति पहुंचने से रोकना है। मतलब जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, तो जो पीड़ित है को आगे चलकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका मतलब क्षति पहुंचने से रोकना है। मतलब किसी का हाथ टूट गया, कट गया, तो आगे चल के थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो, मुड़ी फूट गया तो शरीर से अधिक खून स्रावित ना हो, जिसे रोकने के लिए क्या करते हैं, हम प्राथमिक उपचार करते हैं, ताकि आदमी के खून को रोक सके और वह आदमी थोड़ा ही कष्ट के कारण, थोड़ा ही कष्ट पर क्या हो सके, वह स्वस्थ हो सके। नहीं तो अधिक खून निकलने से क्या हो सकता है कि आदमी के जाने भी जा सकता है। इसमें पॉइंट है कि प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। एक में है जीवन की रक्षा करना। क्या है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। आपके क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई दुर्घटना हो गया, तो आप उसको बचा देते हैं, उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। समझे कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एहसान हो गया, किसी का आप जीवन दान दे दिए। क्या है, एक नंबर के जीवन की रक्षा करना। 2 नंबर पीड़ित व्यक्ति की दासा और बिगड़ने से रोकना। पीड़ित व्यक्ति जो व्यक्ति है, पीड़ित है, जो रोगी है, जिसकी स्थिति क्या है, दुर्घटनाग्रस्त है, उस स्थिति के, उस व्यक्ति के दासा बिगड़ने से क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। ठीक है। आगे पॉइंट है कि उसकी पीड़ा को कम और दूर करने का प्रयास करना। मान लीजिए किसी को घस के चोट लग गया है, तो आप ऐसे थोड़ा करेंगे ठीक हुआ है, आपको कहना चाहिए थोड़ा सा ही चोट लगा, थोड़ा सा ही कटा है, थोड़ा सा ही टूटा है, थोड़ा उसको धीरे धीरे देना चाहिए, सांस देना चाहिए, ताकि वह आदमी बेहोश नहीं हो, वह डर करके वह अपना जान गंवा न बैठे। इसलिए आपको सांस देना चाहिए। उसकी पीड़ा को कम करने के लिए आप जैसे भी होके वैसे उपचार करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे, मतलब फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।